टैक्स हार्वेस्टिंग से टैक्स कैसे बचाते हैं? दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट रिक्वेस्टेड टैक्स रिलेटेड टॉपिक ऑन एलएलए। तो चलिए आज इसी की बात करेंगे। टैक्स हार्वेस्टिंग होता क्या है, कैसे करते हैं, टैक्स कैसे बचता है और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन और आप देख रहे हैं लेबल लॉ एडवाइजर। तो इससे पहले कि अपन आगे बढ़ें, आपको टैक्स के बेसिक कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, जैसे कैपिटल गेन क्या होता है, इक्विटी और डेट में किस तरह से टैक्स की गणना होती है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, कितना टैक्स लगता है, और पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगता था। ये सारी बातें हमने डिस्कस करी एक प्रीवियस वीडियो में जो हमने रचना मैम के साथ बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आपको ये सारे कंसेप्ट्स नहीं पता है तो पहले वो वीडियो देख लो, फिर यहाँ पे वापस आ जाना। तो अब अगर आप आगे वीडियो देख रहे हो तो आई होप वो बेसिक्स आपके क्लियर है। तो आपको ये पता होगा कि 2018 से पहले इंडिया में किसी भी प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगता था इक्विटी के ऊपर। लेकिन जब से ये रूल चेंज हुआ, लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, तो गवर्नमेंट ने बोला चलो एक काम करते हैं, 1 लाख रुपए तक का आपका कैपिटल गेन हर ईयर माफ रहेगा, उसके ऊपर आपका जो कैपिटल गेन बनता है उस पर आपको 10% टैक्स देना होगा। तो इस 1 लाख तक के LTCG एग्जम्पशन को यूज करने की टेक्निक कहलाती है टैक्स हार्वेस्टिंग। इवन लॉस के केस में भी टैक्स हार्वेस्टिंग की जा सकती है, उसका डिस्कशन हम वीडियो के एंड में करेंगे। तो चलो अब समझते हैं ये टैक्स हार्वेस्टिंग आखिर होती कैसे है। मान लीजिए आपके पास ABC कंपनी का एक शेयर है, आपने उसे से 1 साल पहले 1 लाख रुपए में खरीदा था और अब उस शेयर की वैल्यू हो गई है 2 लाख रुपए। अब अगर आप अपने डीमैट अकाउंट पर जाकर देखते हैं तो वहां पर आपको दिखता है अनरियलाइज्ड गेन 1 लाख रुपए तक का। उसके आगे ये शब्द लिखा है अनरियलाइज्ड। अनरियलाइज्ड इसलिए लिखा है क्योंकि अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, आपने अभी शेयर बेचा नहीं है। तो 2 लाख रुपए, हाँ इसकी आज के तारीख में नोशनल वैल्यू है, लेकिन कल हो सकता है 1,90,000 हो जाए, परसों 1,80,000 हो जाए या उससे ज़्यादा भी हो जाए। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि जब तक आप स्टॉक बेचोगे नहीं, भले ही आपकी ऐप कितना भी प्रॉफिट, कितना भी कैपिटल गेन दिखाती रहे, हम उसे टैक्स पर्पजेस के लिए इंक्लूड नहीं करेंगे। जिस तारीख को आपने बेचा उसके हिसाब से आपका जितना प्रॉफिट हुआ, जितना कैपिटल गेन हुआ, वो आपके टैक्स के कैलकुलेशन में ऐड हो जाएगा। यानी इसका मतलब आपके पोर्टफोलियो में एक ही ये स्टॉक है और आपने इस साल बेचा नहीं इसको, तो आपका कैपिटल गेन इस साल के लिए बना 0। तो आप वो 1 लाख रुपए तक की लिमिट कैसे यूज करोगे? आप नहीं कर पाओगे। मैं कहता हूं आप बेच दो। आप बोलोगे क्यों बेच दे भाई, अभी तो सिर्फ डबल हुआ है, मेरे कैलकुलेशन ये कहती है कि इससे 10 साल में ये 10 गुना हो जाएगा, मैं तब बेचूंगा। हाँ, आप तब भी बेच सकते हो, लेकिन तब आपको काफ़ी सारा टैक्स देना होगा। लेकिन जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ वो यूज़ करते हुए आप काफ़ी सारा टैक्स बचा सकते हो। तो इसी शेयर का अपन एग्जांपल लेते हैं। आपने इसे 0th ईयर में लिया 1 लाख रुपए में, हर साल इसकी वैल्यू 1-1 लाख रुपए बढ़ती गई। यानी फर्स्ट ईयर के बाद ये 1 लाख का 2 लाख, फिर 3 लाख, 4 लाख, 10th ईयर में ये 10 लाख रुपए का शेयर हो गया। अब आपने जाके इसको सीधा 10वें साल में 10 लाख रुपए में बेचा, तो आपका कैपिटल गेन कितना हुआ? आपकी सेलिंग प्राइस 10 लाख रुपए माइनस कॉस्ट प्राइस 1 लाख रुपए, यानी 9 लाख रुपए का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना। इस पे जो टैक्स बना 10वें साल में, वो बना 9 लाख माइनस 1 लाख रुपए का एग्जम्पशन, यानी 8 लाख का 10% 80,000 रुपए। अब यही आदमी ने थोड़ी सी टैक्स हार्वेस्टिंग कर ली। उसने क्या किया, फर्स्ट ईयर के बाद ये शेयर 2 लाख रुपए में बेचा और 2 लाख रुपए में तुरंत मार्केट से एक और शेयर खरीद लिया। तो फर्स्ट ईयर में इसका 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो गया। सिमिलरली सेकेंड ईयर के बाद मार्केट में ये 3 लाख रुपए का शेयर बेचा, जो इसके पास एक ही शेयर था वो 3 लाख रुपए का बेच दिया और जो 3 लाख रुपए उससे तुरंत एक और शेयर खरीद लिया। इसी तरह ये हर साल करता गया। तो 10th ईयर तक टोटल इसका कैपिटल गेन हर साल 1-1 लाख रुपए का जुड़कर टोटल कैपिटल गेन 9 लाख रुपए हो गया। लेकिन चूंकि हर साल 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन माफ होता है, तो इसका टैक्स बना पूरे अमाउंट पर 0, यानी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इसने 1 रुपए भी टैक्स नहीं दिया। तो कंसेप्ट समझ आया? अब कुछ लोग मुझे ये बोल सकते हैं, अरे यार इसकी तो पूरी कंपाउंडिंग बर्बाद हो गई, कंपाउंडिंग में तो शेयर को होल्ड करना पड़ता है बहुत सालों तक। तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, ये शेयर है, कोई एप्पल नहीं। अगर मैंने आपको एक एप्पल दी 100 रुपये में और आपसे एक एप्पल 100 रुपये में खरीद ली और आप ये बोलो अरे यार मेरी एप्पल जो मैंने आपको बेची वो तो बहुत मीठी थी, आपने मुझे एप्पल जो वापस दी है वो तो बहुत ख़राब है। ऐसा हो सकता है एप्पल के साथ, लेकिन शेयर्स के साथ नहीं हो सकता। रिलायंस का एक शेयर रिलायंस के किसी और शेयर से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। तो अगर आपने एक शेयर बेचा और तुरंत उसी भाव में दूसरा शेयर खरीद लिया तो फ़र्क क्या पड़ा? आपकी जो कंपाउंडिंग है वो यथावत रहेगी। कंपाउंडिंग का मतलब आप उस कंपनी के उतने स्टॉक लेकर लॉन्ग टर्म तक बैठे हो, उसमें कंपाउंडिंग होती है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने अपने अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए 100 शेयर बेचे और 100 शेयर तुरंत खरीद लिए, एज लॉन्ग एज उन 100 शेयर का खरीदने और बेचने का जो प्राइस है वो सेम है। तो ये है मेन फीचर टैक्स हार्वेस्टिंग का। यानी आपने जिस कॉस्ट पर कोई शेयर बेचा
तुरंत उसी कॉस्ट पर वो शेयर खरीद भी लिया, यानी आपके नंबर ऑफ शेयर्स मेंटेन रहे आपके अकाउंट में। लेकिन सिनेरियो 1 में आपका कैपिटल 1 लाख रुपए और कैपिटल गेन 9 लाख रुपए दिख रहा है। वहीं सिनेरियो बी में 9th ईयर के बाद आपका कैपिटल 9 लाख रुपए और गेन 1 लाख रुपए दिख रहा है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय LLA ओनली। तो LLA ने लॉन्च की है जागरूक जर्नल। इट टुक अस 6 months टू डिजाइन समथिंग अमेजिंग। ये जागरूक जर्नल आपकी लाइफ को ऑर्गेनाइज बना देगी, आपकी मेमोरीज को स्टोर करेगी, आपके फाइनेंसेस को, आपकी हेल्थ को, आपकी हैबिट्स को एक रूटीन में ले आएगी। और इसका पूरा बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप डेली सिर्फ 5 मिनट अपनी जागरूक जर्नल को देंगे और 1 साल बाद आप LLA की टीम को थैंक करेंगे। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अपनी जागरूक जर्नल आज ही प्री बुक करिए। थैंक यू। तो आप बोलोगे भैया ये तो समझ आ गया, मुझे थ्योरी समझ आ गई, ये बताओ करना कैसे है। तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, अगर आप एक्सेल के बहुत बड़े विजर्ड नहीं हो या फिर आपकी जो ऐप है म्यूचुअल फंड की, स्टॉक्स की, वो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट नहीं करती है तो फिर ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए फिर भी अपन एक बार समझते हैं। आपको क्या करना है, अगर स्टॉक्स की बात करें तो अपने डीमैट अकाउंट में जाना है और अपनी स्टॉक्स की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डाउनलोड कर लेनी है। एज लॉन्ग एज आप बहुत ज़्यादा खरीद बिक्री नहीं करते हो, आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक खरीद के रखते हो और सोचते हो कि कभी जब बहुत अच्छी प्राइस मिलेगी तब बेचेंगे, हम जनरली ये स्टॉक्स बेचते नहीं हैं। तो उस केस में आप वो स्टॉक्स चुनिए जिनको आपने 365 डेज, 1 साल से पहले खरीदा है। उसकी करंट प्राइस देखिए, अगर वो प्रॉफिट में चल रहे हैं तो आप उन स्टॉक को बेचकर अपना टैक्स हार्वेस्ट कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग के समय ध्यान रखना है कि आपके अकाउंट में उतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए कि आप जब वो स्टॉक बेचें तो तुरंत खरीदने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि जब आप स्टॉक बेचते हो तो उसका पैसा सेम डे आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। T+1 या T+2 1 या 2 दिन बाद आपके अकाउंट में वो पैसा आता है। ऐसे में अगर आपके पास करंट लिक्विडिटी नहीं हुई और 2 दिन बाद मान लो शेयर का भाव जो अभी 100 रुपये चल रहा है वो 110 हो गया, तो आपको ऐसे ही लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने जो शेयर बेचे थे वो 100 रुपये में बेचे थे और अब आपको वापस खरीदने 110 में पड़ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन कभी नहीं होनी चाहिए। तो आइडियल कंडीशन ये है कि मान लीजिए आपको 10 स्टॉक बेचने हैं, उससे पहले आप 10 का बाय ऑर्डर लगा दीजिए। बाय ऑर्डर लगने के बाद आप उसी रेट पर 10 का सेल ऑर्डर लगा दीजिए। और ये काम कब होगा? ये काम होगा आपके मार्केट आवर्स में, यानी 9:15 से 3:30 बजे के बीच में। उसके बाद आप करेंगे AMO वगैरह लगाएंगे और अगले दिन आपको किस प्राइस पे ओपन होता है, क्लोज होता है, आपको पता नहीं है। तो ये सब रिस्क आपको नहीं लेनी है, क्योंकि आप ओवरऑल 1 लाख रुपए का 10% यानी 10,000 रुपये बचा रहे हैं। अगर आपने ऐसी छोटी मोटी गड़बड़ करी तो हो सकता है 10,000 की जगह 9,000 ही बचे, 8,000 ही बचे। इसलिए मार्केट आवर्स में ही आपको काम करना है। और सेम चीज जो ये स्टॉक के केस में लग रही है, सेम म्यूचुअल फंड के केस में भी लग जाएगी। स्टॉक्स में आपको इंडिविजुअल कंपनी के स्टॉक्स मिल रहे हैं, वहीं म्यूचुअल फंड में क्या मिलता है? यूनिट्स। तो आप ये यूनिट्स देख सकते हैं कि मैंने 1 साल पहले कौन कौन सी यूनिट खरीदी थी और अब उन्हें मैं बेचकर अपना टैक्स हार्वेस्ट कर सकता हूं। अब इस केस में एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि मान लो मैंने रिलायंस के 100 शेयर खरीदे थे जनवरी में, फिर 100 शेयर खरीदे फरवरी में, फिर 100 शेयर खरीदे मार्च में। अब मैं अप्रैल में जाकर मान लीजिए 150 शेयर बेच रहा हूं, तो मेरे कौन से 150 शेयर बिकेंगे? यहां पे रूल अप्लाई होता है FIFO, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले जो खरीदा वो बिकेगा। अगर आपको अप्रैल में जाकर 150 शेयर्स बेचने हैं, 150 शेयर्स बेचने हैं, तो जनवरी के 100 शेयर पहले बिकेंगे और बचे हुए शेयर्स फरवरी वाले में बिकेंगे, क्योंकि पहले जनवरी के शेयर्स आए थे वही पहले बाहर जाएंगे। तो जो जनवरी की प्राइस आपको मिली थी उस प्राइस के हिसाब से आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा पहले 100 शेयर्स में, और बचे हुए 50 शेयर्स में जो फरवरी की प्राइस है उसके हिसाब से कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। अब मान लीजिए आपको और मई में आपको 80 शेयर्स और बेचने हैं, तो इस केस में जो फरवरी के बचे हुए 50 शेयर्स हैं और जो मार्च के 30 शेयर हैं वो बिकेंगे और उसके हिसाब से आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। तो रूल आपको ध्यान रखना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये सेम अप्लाई होता है म्यूचुअल फंड्स की यूनिट में भी। जो यूनिट्स आपने पहले खरीदी है वो आज अगर आप रिडीम कर रहे हैं तो पहले वाली पहले बिकेगी, उसके लेटर वाली उसके बाद बिकेगी और उसके हिसाब से ही आपका म्यूचुअल फंड का कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। तो आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर होगी। ये चीज समझ लीजिए कि मैं इवन दो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ स्टॉक्स का भी और म्यूचुअल फंड का भी, ये जो लिमिट है 1 लाख रुपए की ओवरऑल लिमिट है इक्विटी के ऊपर, चाहे आप स्टॉक्स में करें या स्टॉक म्यूचुअल फंड में करें, दोनों की मिला के 1 लाख रुपए लिमिट है। ऐसा नहीं कि आपने म्यूचुअल फंड में भी 1 लाख रुपए का LTCG बना लिया, स्टॉक्स में भी 1 लाख रुपए तक का LTCG बना लिया। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख के हमने ये चीजें कर ली अपने पास जितनी लिक्विडिटी है उसके हिसाब से। इसके बाद आपको चेक करना है अपनी म्यूचुअल फंड और स्टॉक की ऐप में जाकर
कि आपका कैपिटल गेन अभी तक कितना बना है। और अगर मान लीजिए आपका कैपिटल गेन अभी 60-70 हज़ार रुपये बन गया है, तो 30 हज़ार रुपये आपके पास और हैं। आने वाले महीने में और अपॉर्चुनिटी देखिए जब आप ये बचा हुआ कैपिटल गेन भी यूज़ कर सकें। अगर वो 1 लाख रुपये 1-1.25 लाख रुपये के आसपास ऑलरेडी आ चुका है तो अब रुक जाइए, अब आपको हार्वेस्ट करने के लिए बेचने की ज़रूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन आपके पास आएगा कि ये जो हार्वेस्टिंग है मैं ये मार्च में ही करूं, फाइनेंशियल ईयर जब हमारा एंड होने वाला होता है तभी करूं, या साल के बीच में भी थोड़ा थोड़ा करता रहूं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप साल के बीच में भी थोड़ा थोड़ा करते रहिए, 2 रीज़न से। पहला तो आपके पास इनफ लिक्विडिटी मार्च में रहे, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। इसलिए मान लीजिए अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर में मेरे पास 20 हज़ार रुपये की लिक्विडिटी है, उतने के हिसाब से मैंने हार्वेस्ट कर लिया। फिर नवंबर में थोड़ा कर लिया, दिसंबर में थोड़ा कर लिया, थोड़ा थोड़ा हमारा हार्वेस्टिंग का अमाउंट जुड़ता चला गया। मार्च में आप जाएंगे और एकदम से आपको मान लीजिए 2 लाख रुपये रिक्वायर्ड है, उस समय 3 लाख रुपये रिक्वायर्ड है और आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप टैक्स हार्वेस्टिंग कर ही नहीं पाएंगे। दूसरा रीज़न, अगर आपने मार्च तक वेट किया और क्या पता शेयर के प्राइस नीचे आ गए और उस समय जो आपको डिजायर्ड कैपिटल गेन मिलना चाहिए था उतना अब आपके अकाउंट में है ही नहीं, तो आप यूज़ कर ही नहीं पाओगे। इसमें कुछ लोग ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अरे यार मैंने अक्टूबर में कर दिया, उसके बाद शेयर की प्राइस और बढ़ गई तो मैं उससे ज़्यादा कैपिटल गेन ले सकता था और मैंने कम में ही बेच दिया उसको। हाँ, ऐसा हो सकता है, दैट इज़ द रिस्क। बट रिस्क तो ये भी है कि आपने अक्टूबर में अगर शेयर बेचा, उसके बाद प्राइस गिर गई तो, और आप कैपिटल गेन जितना अक्टूबर में ले पा रहे थे उतना भी नहीं ले पा रहे हैं अब। तो ये थोड़ा सा तराजू की तरह है। अगेन, अगर आप हर मंथ में थोड़ा थोड़ा कैपिटल गेन अपना यूज़ करते जाएंगे, हार्वेस्टिंग करते जाएंगे, तो साल के अंत तक आप कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे। तो आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता है क्योंकि ये है कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, एक ऐप है जो ये आपका पूरा काम ऑटोमेटेड कर देती है। अब चूंकि ये कोई पेड वीडियो नहीं है इसलिए मैं उस ऐप का नाम भी नहीं बताता हूँ, मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट उस ऐप के थ्रू इंटेलिजेंटली आपका म्यूचुअल फंड का टैक्स हार्वेस्टिंग होता रहता है। वो ऑटोमेटिकली आपको रिकमेंड कर देती है कि ये म्यूचुअल फंड आप अभी हार्वेस्ट कर सकते हो। एक बटन दबाइए, तुरंत यूनिट्स बिक जाती है, तुरंत उसी प्राइस पे खरीद भी जाती है। सब कुछ ऑटोमेटेड तरीके से हो जाता है, एग्जिट लोड वगैरह सबका ध्यान दे दिया जाता है। चलिए मान लीजिए आपकी ऐप में फीचर नहीं भी है, तो आपने ये ट्रांजैक्शन किया, उसके बाद आपको पता कैसे चलेगा कि कितना मेरा कैपिटल गेन हार्वेस्ट हो चुका है? आप जाएंगे अपने ऐप की कैपिटल गेन रिपोर्ट में और वहाँ देखेंगे कि अब इस करंट फाइनेंशियल ईयर में आपका LTCG कितना बन रहा है। मान लीजिए आपने कोई 50,000 रुपये का बेचा और वहाँ पे आपको दिख रहा है कि 8,000 रुपये का आपका कैपिटल गेन बन गया है, मतलब अब आपके पास 92,000 और हार्वेस्ट करने बाकी हैं। अब लास्ट जो पॉइंट मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ वो है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है? कई सारे म्यूचुअल फंड अपने म्यूचुअल फंड का सेलिंग स्पेशली शॉर्ट ड्यूरेशन में अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए वो एक एग्जिट लोड लगाते हैं। अगर मान लीजिए आपने उस म्यूचुअल फंड को 1 ईयर से पहले बेचा तो आपके ऊपर 1% एग्जिट लोड लग जाएगा, यानी जितना भी आपका अमाउंट है उसका 1% म्यूचुअल फंड एग्जिट लोड की तरह काट लेगा। तो मैं पर्सनली उन्हीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूं जिसमें 365 डेज के बाद किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं हो, 1 साल के बाद किसी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं हो। बट कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स में 2 साल तक या 3 साल तक भी एग्जिट लोड होता है। कुछ म्यूचुअल फंड में हमेशा एग्जिट लोड चलता रहता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि टैक्स हार्वेस्टिंग के चक्कर में आपके ऊपर एग्जिट लोड लग जाए। तो 99% केसेस में 1 साल के बाद जनरली इक्विटी म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड नहीं लगता है, लेकिन कुछ में लगता है। और अगर आपने उन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो वहाँ पे टैक्स हार्वेस्टिंग ध्यान से करिएगा, अगर आपकी ऐप वो ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट नहीं कर रही है तो। अब चलिए बोनस टिप, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। आप बोलोगे अभी तो सब गेन का सिखा रहे थे, लॉस कहाँ से आ गया? चलिए इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए किसी फाइनेंशियल ईयर में आपको 5 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो रहा है, यानी इस पर आपको 10% टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन आपकी कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आपको से 3 लाख रुपए तक का लॉस अनरियलाइज पड़ा हुआ है। अब आप इन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो, लेकिन इस साल इतना टैक्स भी नहीं देना चाहते, तो लोग क्या करते हैं, मार्च महीने के आसपास इन स्टॉक्स को बेचते हैं और तुरंत उसी प्राइस में खरीद भी लेते हैं। लेकिन उनके अकाउंट में जो पहले अनरियलाइज लॉस चल रहा था 3 लाख रुपए का, वो बन जाता है रियलाइज्ड लॉस। अब वो क्या कर सकते हैं, जो उनका 5 लाख रुपए का कैपिटल गेन है उसको ऑफसेट कर सकते हैं अपने 3 लाख रुपए के लॉस से, यानी उनका जो नेट कैपिटल गेन बना वो बना 2 लाख रुपए, उसमें भी 1 लाख रुपए तक की लिमिट उन्होंने यूज कर ली, तो टोटल 1 लाख रुपए पर ही टैक्स देना पड़ा। ये कहलाता है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ऑफसेट कर सकते हो।
लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म किसी के अगेंस्ट भी ऑफसेट कर सकते हो, और अल्टीमेटली जो आपको टैक्स देना है वो आपको डिफरेंस अमाउंट पर देना है, यानी आपका जो नेट कैपिटल गेन है उसी के ऊपर आपको टैक्स देना है। अच्छा, एक और मजेदार बात, ये जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, ये जरूरी नहीं है कि आप इक्विटी का इक्विटी के अगेंस्ट बुक करो। आप इक्विटी और डेट का इक्विटी के अगेंस्ट, डेट का इक्विटी के अगेंस्ट, इक्विटी का डेट के अगेंस्ट, व्हाटएवर आप कर सकते हो, और उसके हिसाब से भी अपना टैक्स ऑप्टिमाइज कर सकते हो, क्योंकि इक्विटी के ऊपर जो टैक्सेशन की स्लैब है वो अलग है और डेट के ऊपर टैक्सेशन की स्लैब अलग है। अगेन वो सारी इंफॉर्मेशन हमने इस वाले पुराने वीडियो में दे रखी है, यू मस्ट वॉच दैट।